अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जैसा कि लास्ट हमने पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, आपको नाम से पता चल रहा है इन्वेस्ट करना, कि कहीं जहाँ पर हम पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एक फ्रूटफुल बेनिफिट हासिल करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जनरली इंक्लूड दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट इफेक्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलेंगे, ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, नेमली द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। दे आल्सो इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ अदर एंटिटीज़ अदर दैन कैश इक्विवेलेंट्स एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। लाइक जो कैश इक्विवेलेंट होंगे उनके अलावा भी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो बेसिकली इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉर्मली लॉन्ग टर्म एसेट की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में लाइक आप कह लें कि एक आटा की चक्की, तो आटा की चक्की बनाने के लिए आपको एक मशीन चाहिए होती है बहुत बड़ी, ठीक है। तो उसकी अमाउंट भी अच्छी खासी होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, बिज़नेस को बढ़ाना चाह रही है, तो वो क्या करेगी, एक और मशीन बाय करना चाहेगी, ताकि अगर वो आटे के अगर जो 20 kg का पैक होता है वो अगर 500 या 1000 बना रहे हैं, तो जब वो एक और मशीन बाय कर लेगी तो डेफ़िनेटली अगर वो 200 बना रहे हैं तो उस मशीन के आने से वो उसकी क्वांटिटी 400 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपकी सेल बढ़ेगी, तो डेफ़िनेटली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप कोई भी एक लॉन्ग टर्म एसेट को बाय कर रहे हो, या आप कह लें कि आपकी एक मिनरल वाटर की कंपनी है, उसमें आपने एक प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको पर मंथ 5000 बॉटल्स जो है वो फिल करता है। अब आपके पास कैश मौजूद है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप एक और प्लांट जो है वो इंस्टॉल करवाएंगे, ताकि 5000 पहले हो रही हैं, 5000 न्यू प्लांट से, तो 10,000 बॉटल जो है वो आप मार्केट में सेल करने के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली जैसे आपके प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा तो आपकी सेल और इनकम में भी इजाफ़ा होगा। या आप किसी और कंपनी के एसेट में इन्वेस्ट कर दें, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, जहाँ से आपको प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली नॉर्मली लॉन्ग टर्म प्लान होता है। अगर हम इसके नीचे ये एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इसमें भी दो ही चीज़ें होंगी, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। अभी तक आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। कैश इनफ्लो का मतलब कैश आपके पास आना, डेबिट होना। कैश आउटफ्लो का मतलब कैश आपके पास से जाना, क्रेडिट होना। अब इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फ्रॉम सेलिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, जो आपने इन्वेस्टमेंट पहले की हुई है उसको आप सेल कर रहे हो, वहाँ से आपको कैश इनफ्लो होगा। फ्रॉम कलेक्टिंग प्रिंसिपल एंड ऑन लोन, इसका क्या मतलब है कि जो आपने लोन दिया हुआ था किसी को, उस पर जो प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई बड़ी रकम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने का 10 लाख का लोन दिया, उस पर आप इंटरेस्ट तो हर पर मंथ या पर ईयर ले रहे हो, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट की जो वापसी होगी, जो 10 लाख है, तो वो भी आपका इनफ्लो होगा। फ्रॉम सेलिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, अब देखें इसमें आप एक बात याद रखें
जो लोन आपने दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा, बट जब वो आपको मुकम्मल लोन की अमाउंट रिसीव होगी वो कहाँ पर जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। फ्रॉम सेलिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, आप अगर अपने एसेट्स जो हैं वो सेल करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म, कोई मशीनरी वगैरह है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। फ्रॉम सेलिंग नोट्स, आप नोट्स जो है वो सेल करना चाह रहे हो तो वहाँ से जो आपको कैश रिसीव होगी वो भी कैश इनफ्लो होगी। इसके अलावा कैश आउटफ्लो कब होगी, जब आप लोन दोगे किसी दूसरे बंदे को तो उसमें जो कैश आउटफ्लो होगी, और अगर आप उस लोन को पर जो इंटरेस्ट लोगे वो ऑपरेटिंग में आएगा। टू परचेज़ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो होगा। टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, टू परचेज़ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, अगर आप सिक्योरिटीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो उसको परचेज़ कर रहे हो तो वो भी कैश आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का बेसिकली जो पर्पज़ है, देखो हमने दो काम किए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन दोनों को चलाने के लिए आपके पास फाइनेंस होना ज़रूरी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको ये बताती हैं कि कैश आपने कहाँ से लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैश शेयर्स इशू करके भी ले सकती है, और दूसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी कैश लोन की सूरत में भी बैंक से ले सकती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्लूड दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट इफेक्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। लाइक जब आप बैंक से लोन लोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बनेगी, और जब आप शेयर्स इशू करोगे तो वो इक्विटी बनेगी। तो एग्जांपल्स इसकी हैं, ऑब्टेनिंग कैश फ्रॉम इशूइंग डेट एंड रीपेइंग द अमाउंट बोरोड, रिसीव कैश फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू ऑनर्स। इसमें जैसे एग्जांपल्स है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अब अगर कैश इनफ्लो की बात करें तो फ्रॉम इशूइंग इट्स ओन इक्विटी स्टॉक, अगर आप स्टॉक को इशू कर रहे हो वहाँ से आपको पैसे इनफ्लो होंगे। फ्रॉम कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर्स, आपके जो ऑनर्स हैं वो अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं पैसे। फ्रॉम इशूइंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट, आप अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डेट मीन कर्ज़ा होता है, अगर आप दरमियाना शॉर्ट टर्म कम अरसे का कर्ज़ा या ज़्यादा अरसे का कर्ज़ा दे रहे हो तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। फ्रॉम इशूइंग नोट्स एंड बॉन्ड्स, अगर आप बॉन्ड या नोट्स वगैरह इशू कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो किस सूरत में होगा, टू रीपे कैश लोन, जो आपने लोन लिया है कैश लोन वो आप रीपे करोगे तो आपका कैश आउटफ्लो होगा। टू पे विदड्रॉ बाय ऑनर्स, जो ऑनर्स ने विदड्रॉ करवाया उसको आप जब पे करोगे तो वो भी कैश आउटफ्लो में होगा। टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, जो भी लोग कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं तो उनको जो मुनाफा दिया जाता है वो डिविडेंड होता है, तो जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो डेफिनेटली उसका कैश आउटफ्लो होगा। टू परचेज ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक बेसिकली होता है कि जब कंपनी अपना ही इशू किए गए शेयर्स को दोबारा ख़रीद लेती है। ये लास्ट मिड वाले सिलेबस में डिस्कस किया गया है ये ट्रेजरी स्टॉक के बारे में, कि जब कंपनी अपने ही ख़रीदे हुए शेयर्स को दोबारा वापस बाय कर लेती है, जो कंपनी ने पहले शेयर इशू किए होते हैं उसी को दोबारा जब बाय करती है तो वो ट्रेजरी स्टॉक, उस सूरत में भी कंपनी का कैश आउटफ्लो होता है।